हमारे आसपास की दुनिया को देखिए। एक कप चाय, जिस फोन पर ये सब सुन रहे हैं, या मेज पर रखी कोई किताब, ये सब बड़ी आम सी चीजें लगती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन इनके पीछे आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा जाल बुना हुआ है जो पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी छिपे हुए नेटवर्क को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानना नहीं है कि चीजें कहाँ से आती हैं, बल्कि ये समझना है कि एक किसान के खेत से लेकर हमारे हाथ तक पहुंचने के सफर में मतलब वैल्यू कैसे बनती है, रोजगार कैसे पैदा होता है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। सही। स्रोत की शुरुआत कौटिल्य के एक बहुत ही गहरे उद्धरण से होती है। आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन साफ है। हम रोजमर्रा की चीजों के उदाहरण से समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के इन अलग अलग हिस्सों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। और उससे भी जरूरी बात, हाँ, कि ये एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो कहानी है जो हर उत्पाद के पीछे छुपी होती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहले इन गतिविधियों को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताता है कि इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों या क्षेत्रकों में बांटा जा सकता है। सेक्टर्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जी। तो सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। हाँ, इसमें वो सभी गतिविधियां आती हैं जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं। मतलब जब हम प्रकृति से सीधे कुछ निकालते हैं या पैदा करते हैं। बिल्कुल, जैसे स्रोत में उदाहरण दिए हैं, कृषि यानी अनाज उगाना, ठीक है। खनन मतलब खानों से कोयला या लोहा निकालना, मत्स्य पालन यानी मछलियां पकड़ना, वानिकी जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, और कुक्कुट पालन भी, जैसे फार्म से अंडे मिलना। सही। तो मूल रूप से ये कच्चे माल का स्रोत है, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो जो कुछ भी सीधे प्रकृति से आया वो प्राथमिक है। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्रक की। ये कैसे अलग है? यहाँ से बात दिलचस्प होती है। द्वितीय क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्रक से मिले कच्चे माल को लेता है और उसे प्रोसेस करता है। हाँ, उसे एक नई ज्यादा मूल्यवान उत्पाद में बदल देता है। इसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन शामिल है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं मिला, उसे मिल में पीसकर आटा बनाना, ये द्वितीय क्षेत्रक का काम है। या जंगल से लकड़ी मिली, उससे फर्नीचर बनाना। समझ गया। और स्रोत में लोहा अयस्क का भी जिक्र है। जी, लोहा अयस्क जो खान से निकला वो प्राथमिक उत्पाद है। उससे स्टील बनाना और फिर उस स्टील से कार या ट्रक बनाना, ये सब द्वितीय क्षेत्रक में आता है। अच्छा, और इसमें बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाएं भी शामिल हैं। हाँ, क्योंकि वो भी एक तरह का प्रोसेसिंग ही है। ठीक है, यहां से बात और भी मजेदार हो जाती है। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर। हाँ, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ये क्या करता है? तृतीय क्षेत्रक कोई फिजिकल वस्तु नहीं बनाता, कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं। नहीं, इसका काम है पहले 2 क्षेत्रकों को अपना काम करने में मदद करना। ये सेवाएं देता है, सर्विसेज प्रदान करता है। और ये सेवाएं अक्सर अदृश्य होती हैं, पर बहुत जरूरी होती हैं। बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए एक ट्रक ड्राइवर जो खेत से अनाज को फैक्ट्री तक ले जाता है, वो परिवहन सेवा दे रहा है। बिल्कुल, और वो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसी तरह डॉक्टर, शिक्षक, वकील, बैंक, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, दुकानें, गोदाम, ये सभी। जी, ये सभी सेवा क्षेत्रक में आते हैं। तो अब जब हमें इन तीनों की एक समझ मिल गई है, तो ये देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। असली जादू तो इनकी आपसी निर्भरता में है ना? बिल्कुल, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और स्रोत में इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है, गुजरात की डेयरी सहकारी समिति अमूल की कहानी। हाँ, ये कहानी 1940 के दशक में आणंद के किसानों की समस्या से शुरू होती है। क्या समस्या थी उन्हें? वो दूध तो पैदा कर रहे थे, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपना दूध बहुत जल्दी बेचना पड़ता था। क्योंकि गर्मी में वो खराब हो जाता था। जी, और इसी का फायदा बिचौलिए यानी मिडलमैन उठाते थे। वो उनसे बहुत कम कीमत पर दूध खरीद लेते थे। किसानों को उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह पर किसानों ने सहकारी संगठन बनाने का फैसला किया। हाँ, और 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल की स्थापना हुई। तो अब देखते हैं कि इस अमूल की कहानी में ये तीनों क्षेत्र कैसे एक साथ काम करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले प्राथमिक। किसान अपनी गायों और भैंसों का दूध दूहते हैं। ये सीधे प्रकृति से मिला उत्पाद है। बिल्कुल। अब आता है द्वितीय क्षेत्रक। उस दूध को कारखानों में ले जाया जाता है, वहां उसे पास्चुराइज किया जाता है। ताकि वो जल्दी खराब ना हो। हाँ, और फिर उससे मक्खन, पनीर, घी और दूध का पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये कच्चे माल का प्रसंस्करण है। वैल्यू एडिशन। और यहीं से असली कमाई शुरू होती है। सही। लेकिन अब तीसरा हिस्सा आता है, तृतीय क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक। जी। अब इन तैयार उत्पादों को ट्रकों, ट्रेनों और हवाई जहाजों के जरिए देश भर में पहुंचाया जाता है। ये हुई परिवहन सेवा। फिर उनकी मार्केटिंग की जाती है, उन्हें खुदरा दुकानों पर बेचा जाता है। ये सब बिक्री और सेवा में आता है। तो एक छोटी सी शुरुआत से अमूल आज दुनिया के कई देशों में अपने उत्पादों का निर्यात कर रहा है। जी। और ये दिखाता है कि कैसे तीनों क्षेत्रकों के एक साथ काम करने से लाखों किसानों का जीवन बदल गया। ये वाकई कमाल का उदाहरण है। स्रोत में एक और बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे बहुत करीब है, एक पाठ्य पुस्तक। हाँ, एक किताब। ये हम तक कैसे पहुंचती है? इसकी यात्रा भी तीनों क्षेत्रकों से होकर गुजरती है। तो बताइए, कहाँ से शुरू होती है? जाहिर है प्राथमिक क्षेत्रक से। वानिकी के तहत पेड़ों को काटा जाता है ताकि लकड़ी की लुगदी यानी पल्प मिल सके। सही, ये कच्चा माल हो गया। हाँ, फिर द्वितीय क्षेत्रक की बारी आती है। उस लुगदी से कारखानों में कागज बनाया जाता है। और फिर प्रिंटिंग प्रेस में उस कागज पर छपाई करके उसे किताब का रूप दिया जाता है। तो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। बिल्कुल। और अंत में तृतीय क्षेत्रक, परिवहन सेवाएं जैसे ट्रक इन किताबों को गोदामों तक पहुंचाते हैं। और फिर वहां से दुकानों तक जहां से लोग इन्हें खरीदते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वेबसाइट, पेमेंट गेटवे और डिलीवरी सर्विस, वो सब भी सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा है। जी। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर इस पूरी श्रृंखला का कोई भी एक हिस्सा, जैसे परिवहन, हाँ, मान लीजिए ट्रक हड़ताल पर चले जाएं या कागज की मिलें काम करना बंद कर दें, तो पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। बिल्कुल। किताब छपकर भी दुकान तक नहीं पहुंचेगी। ये इन क्षेत्रकों की गहरी आपसी निर्भरता को दिखाता है। सही बात है। और इसी से एक और दिलचस्प बात निकलती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की कहानी इन्हीं तीन क्षेत्रकों के बीच बदलते संतुलन की कहानी होती है। अच्छा, वो कैसे? अब देखिए, ज्यादातर जो विकासशील देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्रक पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। मतलब ज्यादातर लोग खेती या खनन जैसे कामों में लगे होते हैं। जी। फिर जैसे जैसे देश तरक्की करता है, द्वितीय क्षेत्रक यानी उद्योग और विनिर्माण का महत्व बढ़ता है। लोग गांवों से शहरों की ओर आते हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला दौर। बिल्कुल। और फिर विकास का अगला चरण आता है जहां हम आज ज्यादातर विकसित देशों को देखते हैं। वहां तृतीय क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक, हावी हो जाता है। सही। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बैंकिंग, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से आता है। तो किसी देश की जीडीपी में किस क्षेत्रक का कितना हिस्सा है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश विकास के किस चरण में है। ये तो इन तीनों को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये सिर्फ तीन अलग अलग बक्से नहीं हैं, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है जो समय के साथ विकसित होता है। जी। तो आज हमने आर्थिक गतिविधियों के तीन मुख्य क्षेत्र को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में जाना। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ये अलग अलग नहीं है। ये एक जटिल और एक दूसरे पर निर्भर प्रणाली का हिस्सा है, जैसा कि हमने अमूल और एक पाठ्यपुस्तक के उदाहरणों में देखा। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है जो इसी किताब वाले उदाहरण से जुड़ा है। बताइए। स्रोत बताता है कि 1 टन कागज को रिसाइकिल करने से 17 पेड़ बच सकते हैं। 17 पेड़। हाँ। और नया कागज बनाने की तुलना में 70% ऊर्जा और पानी की भी बचत होती है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, 70%। जी। अब इस जानकारी को हमारी आज की बातचीत से जोड़कर देखिए। हमारे व्यक्तिगत उपभोग के जो निर्णय हैं, जैसे कि कागज को रिसाइकिल बिन में डालना या टिकाऊ स्रोतों से बने उत्पादों को चुनना, वो इस पूरी आर्थिक श्रृंखला को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा एक छोटा सा फैसला? हाँ, वो एक छोटा सा फैसला उस पूरी चेन पर असर डालता है। जंगल में पेड़ काटने वाले पर, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक है, कागज बनाने वाली मिल की ऊर्जा खपत पर, जो द्वितीय क्षेत्रक है, और कचरा प्रबंधन प्रणाली पर भी, जो कि तृतीय क्षेत्रक का हिस्सा है। तो हमारे छोटे छोटे फैसले भी इस बड़े आर्थिक जाल पर असर डाल सकते हैं। और शायद यही इस पूरी समझ का सबसे शक्तिशाली पहलू है।